नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल मेरे विचार कर लो स्वीकार में आपका स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों में सकुशल होंगे। मित्रों, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो करते रहना, इससे ही मोटिवेशन मिलता है। मित्रों, अगर मैं कोई प्रोग्राम स्टेज पर कर रहा होता तो आप अवश्य वहाँ तालियां बजाते। यहाँ पर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकॉन को दबाना ही तालियां बजाने के बराबर है। इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। इसका आप मूल्य पहचानें, क्योंकि प्रोत्साहन मिलता है आपके इन चीज़ों के करने से। और कमेंट और लिख दें बढ़िया बढ़िया से, या कोई कमियों के, अच्छाइयों के, तो वो और सोने पर सुहागा है। तो मित्रों, आज की कहानी है, कहानी का नाम है कहाँ तुम चले गए। तो कहाँ तुम चले गए ये बहुत जगह लागू होता है, लेकिन जो मैं ये कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ ये बहुत दर्द भरी कहानी है। कृपया इसको ध्यान से सुनना और समझना। मित्रों, राजस्थान के जयपुर में एक परिवार था पुरुषोत्तम जी का। तो पुरुषोत्तम जी तथा उनकी पत्नी जानकी देवी और उनकी बेटी निशा, ये छोटा सा परिवार था। पुरुषोत्तम जी कपड़े के व्यापारी थे, अच्छा शोरूम था, 10-15 लोग उनके वर्कर थे, कोई कमी नहीं थी। मित्रों, परिवार छोटा, पैसे की आमदनी अच्छी, तो कमी होना तो बनता ही नहीं है। तो इनकी बेटी जो निशा थी, वो बीकॉम कर रही थी, पढ़ाई में बहुत अव्वल थी। पुत्र इनके नहीं थे, बेटी को ही बेटा समझते थे, उसी पे ही सारी उम्मीदें थी। तो मित्रों, क्या हुआ कि निशा बीकॉम में आई। ये संगीत में भी बहुत माहिर थी। तो ये जब प्रोग्राम करती थी संगीत के, तो ये प्रथम पुरस्कार अवार्ड जीत के लाती थी अपने कॉलेज से। मित्रों, पढ़ाई में अच्छी, संगीत में अच्छी, व्यवहार में अच्छी। तो इसका उदाहरण सारे इनके रिश्तेदार अपने बच्चों को बताते थे और उनको मोटिवेट करने के लिए निशा का एग्जाम्पल देते थे। तो मित्रों, ये विधि का विधान है कि सब चीज़ वैसा ही नहीं चलता जैसा हम सोचते हैं। कई जो ब्रह्मलेख है, ब्रह्मा जी का लिखा हुआ है, वो भी अपने आप चलता रहता है, तो उसको भी हम नकार नहीं सकते। तो पुरुषोत्तम जी के दिमाग में ये था कि बेटी पढ़ाई में तो बहुत अच्छी है और व्यापार भी हमारा अच्छा है, तो अगर बेटी सिविल सर्विस में निकल जाए तो हमारा चारों ओर नाम हो जाएगा और बेटी को एक रेपुटेशन वाली पोस्ट मिल जाएगी। मित्रों, उम्मीद भी उसी बच्चे से की जाती है जो बच्चा उस लायक हो। तो उनको पूर्ण विश्वास था और इसी विश्वास को रखते हुए बेटी ने बीकॉम 90% से पास करा। मित्रों, उसके बीकॉम पास होने के बाद क्या हुआ, पुरुषोत्तम जी का लकवे से दिमाग सुन्न हो गया, यानी पैरालिसिस हो गया, दिमाग में सुन्नता आ गई, जिसकी वजह से ना तो उनको कोई याद रहता था, ना वो बोल सकते थे, यानी याददाश्त भी चलेगी। वो पहचानते ही नहीं थे किसी को, बस एक जिंदा लाश हो गए थे। अब जब वो कुछ कर ही नहीं पाए तो दुकान का भी बिजनेस जो है डाउन होता चला गया। वर्कर भी तभी काम करते हैं जब जुझारू मालिक सामने बैठा हो। मित्रों, बेटी ने जो है सिविल सर्विस की तैयारी करी और उसने उसके फर्स्ट एग्ज़ाम, सेकंड एग्ज़ाम तथा इंटरव्यू देके वो फ्री हो गई। अब इसका फाइनल रिजल्ट आने वाला था, उससे पहले इसने
दुकान में जाना शुरू कर दिया, यानी शोरूम में। तो शोरूम में गई तो होनहार तो थी, इसने बिजनेस को संभालने की सोची। वर्कर्स भी खुश हो गए कि चलो मालिक नहीं तो मालिक की बेटी आ गई है। लेकिन मित्रों, हुआ क्या, विधि का विधान और भाग्य सब एक साथ चल रहे होते हैं, इसको कोई नहीं टाल सकता। तो क्या हुआ, निशा बहुत बीमार पड़ गई। इतना बीमार पड़ गई कि बुखार टूटने का नाम ले रहा था। मित्रों, उसको हॉस्पिटल में दिखाया गया तो दवाई लेके आए, लेकिन फिर भी वो बुखार नहीं उतरा। फिर उसका ब्लड सैंपल दिया गया, जिसमें उसको डेंगू की पुष्टि हुई। मित्रों, ये बात जानकी देवी ने अपने भाई विमल को बताई, जो दिल्ली में रहता था। मित्रों, पति तो इस लायक नहीं थे कि उनके साथ वो शेयर करती, तो भाई को ही बताना था। तो भाई तुरंत अपनी पत्नी के साथ जयपुर आया, और जब वो जयपुर उनके घर पहुंचा तो उसने कहा, निशा कहाँ है? उनने कहा, अंदर लेटी हुई है। अपने मामा की आवाज़ सुन के निशा चादर ओढ़ के अर्ध निद्रा टाइप में बाहर आई और उनके पैर छुए। लेकिन जैसी विमल ने उसके हाथ में हाथ लगाया तो वो आग की तरह तप रही थी। मित्रों, उसने अपनी बहन से कहा, बहन, इसका डेंगू जो है अगर क्लियर है तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। अगर यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है तो मैं इसे दिल्ली ले जाता हूँ। तो उसकी बहन ने कहा, नहीं भाई, यहाँ एक से एक अस्पताल हैं, आप चिंता मत करो। कुछ देर रुकने के बाद क्या कहते हैं, विमल और उसकी पत्नी राधा दिल्ली के लिए वापस आ गए, लेकिन अपनी बहन को कह गए, अगर कोई भी मुसीबत होगी तो आप हमें फ़ोन करना। मित्रों, वो रात को घर पहुंच गए। दूसरे दिन उनके पास फ़ोन आ गया उनकी बहन का। उन्होंने कहा, भाई, आप इसे दिल्ली में ही दिखा दीजिए, क्योंकि यहाँ हमें लग नहीं रहा है कि कोई अच्छा हॉस्पिटल है, और ना हमें विश्वास भी नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा, बहन, आप जल्दी लेके आइए। तो जयपुर से वो चले, 5-6 घंटे के अंदर में वो दिल्ली पहुंच गए। तो दिल्ली पहुंचने के बाद उन्हें हॉस्पिटल में दिखाया गया, चेकअप हुआ और ग्लूकोज लग गया। मित्रों, डॉक्टर्स ने कहा कि ये डेंगू है, लेकिन इसमें काफ़ी देर कर दी है, ये काफ़ी दिन पहले से शुरू हो रखा था, ये फर्स्ट सेकंड स्टेज पार कर चुका है। मित्रों, उन्होंने कहा कि ठीक तो हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा, हाँ हाँ ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, क्योंकि डॉक्टर कभी किसी को मतलब टेंशन में तो डालते ही नहीं है। तो मित्रों, फिर क्या हुआ, 2-4 दिन के बाद जब हालत और ज़्यादा बिगड़ गई तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। उसने कहा, मैं आपसे सही कहूँ तो ये बहुत आगे निकल चुका है और इसको बड़े हॉस्पिटल में ले जाइए। इसके साथ प्रॉब्लम यह है कि हम इलाज करें भी, लेकिन यहाँ एडवांस इक्विपमेंट नहीं है। तो उन्होंने एक हॉस्पिटल सजेस्ट करा, जहाँ उस हॉस्पिटल में उसको ले जाया गया। मित्रों, वहाँ ले गए, सारे रिश्तेदार इकट्ठे हुए कि निशा को हॉस्पिटल वालों ने जवाब दे दिया है और दूसरे हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। तो जिसने भी सुना वो सभी लोग दूसरे हॉस्पिटल में पहुँच गए। मित्रों, वहाँ पेमेंट जमा करा गया। पेमेंट जमा करने के बाद इलाज शुरू हुआ। मात्र 2-2.5 घंटे के वेंटिलेटर में रखने के बाद उसकी सांस उखड़ गई। डॉक्टर्स ने विमल को अंदर बुलाया। उन्होंने कहा, आप ही इनके गार्जियन हैं? उन्होंने कहा, जी हाँ, मैं ही गार्जियन हूँ। उन्होंने कहा, लड़की की डेथ हो चुकी है, क्योंकि ये इस हालत में नहीं थी कि ये कुछ समय जी सकती। इसका डेंगू जो है इसकी मल्टी ऑर्गन को ख़त्म कर चुका है।
मित्रों, बड़ा शौक लगा विमल को। वो बाहर आया, उसने ये बात जैसी बताई तो जानकी देवी का रो रो के बुरा हाल हो गया। वो शून्य में चले गई, यानी बेहोशी की ओर। वो क्या बोल रही थी, क्या कर रही थी, उन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा था। कुछ हिम्मत वाले लोगों ने वहाँ पर हिम्मत बधाई और जितने लोग वहाँ पर थे सबको सांत्वना दी कि यहाँ पर रोने की ज़रूरत नहीं है, यह हॉस्पिटल है। उसको लेके उसके घर गए, लाश को लेकर के। वहाँ भी अपार भीड़ इकट्ठा थी। जयपुर में लोग खड़े हुए थे इंतज़ार में, क्योंकि किसी को भरोसा ही नहीं था एक नौजवान लड़की एकदम ख़त्म हो जाएगी। मित्रों, फिर वही हुआ जो सबके साथ होता है। डेड बॉडी को शमशान ले जाया गया, जहां उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। मित्रों, 13वें होने के बाद विमल और विमल की पत्नी वहीं थे। उन्होंने कहा, बहन, अब आपका यहाँ रहना उचित नहीं है। अब आपके पास क्या है यहाँ पे जो आप यहाँ टिकेंगी? आप मेरे साथ चलिए, जैसे भी रहेंगे हम साथ में रहेंगे। यही एक भाई का फर्ज है। मित्रों, पुरुषोत्तम जी भी बैठे हुए थे, लेकिन उनकी दिमागी स्थिति तो सही नहीं थी, पर इतना वो ज़रूर समझ रहे थे कि कुछ न कुछ अनहोनी हो चुकी है। उनकी नज़रें इधर उधर देख रही थी, शायद उन्हें निशानी दिखाई दे रही थी, आंखों में आंसू आ रहे थे। मित्रों, अपने जीजा और बहन को लेके विमल दिल्ली आ गया। दिल्ली आ गया तो सभी लोग एक साथ रहने लग गए। कम से कम थोड़ा दर्द तो कम होगा अपनों के साथ रह के। मित्रों, जानकी देवी केवल एक ही शब्द कह रही थी कि भाई विमल, अगर उसका पता कहीं भी है तो हम उसे लेके आ जाएं। लेकिन मित्रों, वो तो ऐसी जगह चले गई थी जहाँ कोई पता ही नहीं होता है। पता नहीं कहाँ चले गई थी। वो कहते हैं ना, कहाँ तुम चले गए, ये कहानी उन्हीं के लिए लागू हो रही थी। मित्रों, ये दर्द भरी कहानी थी। एक सुखी शांतिमय गृहस्थी में इतना भूचाल आया कि खिलखिलाता हुआ हरा भरा संसार बंजर में बदल गया। मित्रों, ऐसा भगवान किसी के साथ ना करे, यही मैं कामना करता हूँ। तो मित्रों, इसी संदर्भ में मैं आपको कविता सुनाने जा रहा हूँ। कविता को सुनिए। क्यों सपने देकर चला गया, क्या मेरा था कसूर? क्यों सपने देकर चला गया, क्या मेरा था कसूर? जरा पता दे अपनी दिशा का, बैठा कितना दूर? जरा पता दे अपनी दिशा का, बैठा कितना दूर? क्या ममता में कोई कमी थी मेरे, ये बतलाना जरूर? क्या बाबुल से कोई गलती हो गई, सुना आँखों के नूर? क्यों सपने देकर चला गया? एक बार तू झलक दिखा दे, एक बार तू गले लगा दे, या तू मुझको भी ले जाना अपने संग जरूर। क्यों सपने देकर चला गया, क्या मेरा था कसूर? क्या मेरा था कसूर? क्या मेरा था कसूर? धन्यवाद मित्रों, आज की कहानी यहीं ख़त्म करता हूँ। नमस्कार।